Those at the top of the mountain didn't fall there. Now this statement clearly says that कि जो भी लोग ना माउंटेन की बिल्कुल हाइट्स पे है ना, उन लोगों ने अपने टाइम पीरियड में, जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टडी, उन्होंने अपने लिए हार्ड वर्क किया होगा, प्लस उस चीज़ को उन्होंने एनालाइज करा होगा, हाउ टू स्टे ऑन द टॉप. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. विद दिस ग्रेट थॉट लेट्स बिगन. हेलो एंड वेलकम टू ISS. आज हम बात करेंगे मोशन के चैप्टर के रिगार्डिंग. नाउ जब हम मोशन के टॉपिक के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे आसपास देर आर सो मैनी थिंग्स एंड यू कैन से एवरीथिंग इज़ इन अ स्टेट ऑफ अ मोशन. कुछ चीज़ें रेस्ट पे होती हैं. तो मोशन हमारे लिए इट इज़ काइंड ऑफ अ कंसेप्ट विच इज़ वेरी कॉमन अराउंड अस, राइट. तो ये हमारे आसपास बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग और अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर दैट इज़ कि ये है क्या. नंबर 1, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. सो वी आर डीलिंग विद फिजिक्स टॉपिक्स. सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट. तो कोई भी मटीरियल ऑब्जेक्ट है वो जो मोशन में है, ठीक है, तो जो चीज़ इस मोशन को स्टडी करती है उसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स. उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स जब मोशन में है उनके साथ वो डील करती है, उनकी स्टडी के साथ वो डील करती है. लाइक एज यू कैन ओवर सी ओवर हेयर द कार इज इन मोशन. दिस पर्सन ही इज पुशिंग दिस ब्लॉक. तो ये ब्लॉक भी क्या है? ये ब्लॉक मोशन में. तो कौन सी फील्ड इनके साथ डील करेगी? इट विल बी द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स, राइट. चलिए, नाउ मैकेनिक्स को हमने समझ लिया, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो. नाउ आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स, यू हैव टू. नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक की खास बात यही है, बाकी सभी टॉपिक्स की, दैट वी विल बी स्टडिंग टुगेदर यू एंड मी, कि आपको साथ साथ चीज़ों को याद करना है, ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड नंबर 1 थिंग एंड यू हैव टू लर्न देम साइड बाय साइड. सो मैकेनिक्स अब हमने समझ लिया. नाउ मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस. तो मैकेनिक्स की भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, और उसमें से जो पहली क्लासिफिकेशन दैट विल बी स्टडिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स. स्टैटिक्स बेसिकली डील करेगा with the objects at rest. It is a branch of mechanics which deals with the study of material objects which are at rest. तो मैकेनिक्स में वो चीज़ें जो रेस्ट पे हैं, ठीक है, उनके साथ डील करेगा स्टैटिक्स. नाउ जो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको कह रहे हैं कि वो रेस्ट पे, तो या तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं है तो वो रेस्ट पे होगी, या फिर एक दूसरा सिनेरियो को सोचिए. अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इन चारों तरफ से अगर हम इक्वल, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे, और मान लीजिए सारे फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कट डाउन करने लग रहे हैं, तो भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, ठीक है. तो हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं, देखो फोर्स नहीं लग रहा तो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर फोर्स अप्लाइड है भी, और वो फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो भी वो चीज़ क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी. लेट अस रीड दिस. एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट इवन व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम. बहुत सारे फोर्सेज है जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं और वो क्या है? सारे के सारे इक्विलिब्रियम में है. Thus, statics is the branch of mechanics which deals with the study of motions under the effect of forces and equilibrium. Here, time factor does not play any role. Now, this particular object, it is not moving. तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो हमें with respect to time इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो टाइम 1 हो, 2 हो, 3 हो, दिस ऑब्जेक्ट इज स्टेइंग इट्स प्लेस. तो स्टैटिक्स के अंदर जो हम बात करेंगे, जो टाइम फैक्टर है वो कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है. इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट इज द काइनेमैटिक्स. नाउ ये हमारे लिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काइनेमैटिक्स इज. तो एक तो हमारी ब्रांच होगी मैकेनिक्स की स्टैटिक्स, सेकंड इज काइनेमैटिक्स. इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्टडी ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं. स्टैटिक्स में हमने बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट रेस्ट के रिगार्डिंग हमने बात करी थी. विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कोज द मोशन. देखो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवर हेयर.
कि जिस चीज की वजह से मोशन हुआ है, जो फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स की वजह से ये चीज मोशन में हुई है, इन फैक्टर्स को हमें समझने की जरूरत नहीं है। वी विल बी ओनली अंडरस्टैंडिंग व्हाट, हम सिर्फ मोशन को देखेंगे। तो हम सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उसके फैक्टर्स को स्टडी नहीं कर रहे। इस चीज को बोलेंगे हम काइनेमैटिक्स। यहां पर अब वो चीज मोशन में है, तो हम इसको अभी देख रहे थे, अगर ये पर्टिकुलर कोई भी चीज, ये क्या है यहाँ पर मोशन में है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी जो पोजीशन है वो x1 से x2 पोजीशन पर ही आ गया। तो यहाँ पर जो है टाइम फैक्टर एक रोल प्ले करता है। स्टैटिक्स में रोल प्ले नहीं करता, टाइम फैक्टर कहाँ रोल प्ले कर रहा है? काइनेमैटिक्स में। नाउ काइनेमैटिक्स जो वर्ड है थोड़ा सा अजीब सा सुनने में वर्ड लग रहा है। इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड किनेमा, ठीक है, इस वर्ड से निकल कर आया। किनेमा का मतलब होता है समथिंग दैट इज इन मोशन। तो इस वजह से काइनेमैटिक्स वो स्टडी है जो मोशन, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन के साथ डील करती है। हमारी जो थर्ड ब्रांच है मैकेनिक्स की वो है डायनामिक्स। नाउ यहां पर ध्यान देना है, काइनेमैटिक्स के अंदर, दिस इज काइनेमैटिक्स, इसके अंदर हमने बात करी जो भी चीज़ें मोशन में होंगी उनको डील करेंगे, लेकिन जो फैक्टर्स होंगे जो इस मोशन को कोज कर रहे हैं उनके साथ हम डील नहीं कर रहे। ना अगर हम इन दोनों के साथ एक साथ डील करें, ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ भी डील करें प्लस उसके फैक्टर्स के साथ भी अगर हम डील करें, तो इस पर्टिकुलर हम चीज़ को बोलेंगे, इस स्टडी को बोलेंगे डायनामिक्स। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड डायनामिक्स से निकला है एंड डायनामिक्स का मीनिंग होता है पावर। ऊपर तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है जो भी हमने यहाँ डिस्कस करा। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट, किस चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं? फैक्टर्स विच कोज द मोशन। तो मोशन की भी स्टडी है नंबर 1, फैक्टर्स विच कोज द मोशन इसकी भी स्टडी। अब देखो मोशन में तो है चाहे फैक्टर लें या ना लें, तो इसलिए टाइम फैक्टर क्या करेगा? एक रोल प्ले करेगा। द टर्म डायनेमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनेमिस। डायनेमिस वर्ड से आया, डायनेमिस का मीनिंग हमने क्या देखा अभी? इट मीन्स पावर। नाउ सिंस द फोर्स इज द कोज ऑफ मोशन, उस फोर्स की वजह से कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से इसने मूव करा है, तो देयरफॉर डायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो इसके अंदर हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को भी पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस जिसमें हमने स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में पढ़ा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब काइनेमैटिक्स के और इसके साथ साथ डायनेमिक्स में हमने चीज़ को मोशन में लेकर आ गए। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट this motion is. So we are going to understand the concept of motion. Fine. Now रेस्ट तो हमने देख ही लिया है, रेस्ट हमने देख लिया है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट पे है, बिल्कुल ठीक है। अगर उसके ऊपर इक्विलिब्रियम फोर्सेस अप्लाई होने लगे तो भी वो क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम। टाइम T1 पे ऑब्जेक्ट वहीं रखी है, T2 टाइम पर ऑब्जेक्ट वहीं रखी है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगी? इट इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो चीज क्या होनी चाहिए? सेट होनी चाहिए ना। कोई भी एक टेबल है, उसके ऊपर कोई भी एक बुक रखी है, तो बुक क्या है? रेस्ट पर है। अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट। इस चीज को अभी हम डील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोशन को देख लेते हैं एक बार। दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। तो यहां पर क्या था? डज नॉट चेंज पोजीशन विद टाइम। मोशन क्या है? चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है, नो मैटर ऑन विच लेवल यू आर। ठीक है, टेक एवरीथिंग फ्रॉम पॉइंट जीरो से आगे बढ़ेंगे एंड अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। लाइक अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, तो बर्ड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, सो इट इज इन मोशन। अ ट्रेन मूविंग ऑन द रेल, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें तो वो हैं जो हम देख सकते हैं कि ये मोशन में है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे आसपास जो मोशन में हैं, लेकिन हम उनको अपनी जो आई है हम उनको विजिबल नहीं हो सकती। गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स। अब वो मोशन में तो मूव तो कर रहे हैं बट वी कैन नॉट सी देम। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनविजिबल हैं कुछ मोशंस, और कुछ मोशंस क्या हैं? विजिबल टू द नेकेड आई। फाइन।
सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अब जो हम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बात कर रहे थे ना, उस चीज़ को थोड़ा ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। क्या बात बोल रहा है हमें याद करने के लिए? इट इज सेइंग रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। नो बेसिक सा कंसेप्ट है। मान लीजिए आप किसी एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और उस ट्रेन में जो बर्थ है, जो सीट है, उस बर्थ के ऊपर दो लोग बैठे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो पर्सन ए के अकॉर्डिंग अब ट्रेन चल रही है, ठीक है, और दोनों लोग भी ऐसे ऐसे मूव करने लग रहे हैं, आगे एक साथ मूव करने लगे ट्रेन के साथ। तो पर्सन ए के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये पर्सन भी क्या है, रेस्ट पे, वो अपनी सीट से हिल नहीं रहा है। लेकिन अब एक थर्ड पर्सन को इमेजिन करिए जो ट्रेन के बाहर है, उसके अकॉर्डिंग तो ये जो पर्सन जो रेस्ट पे लग रहा था इसको, ये पर्सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर दे, कहाँ से हम उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वही चीज़ रेस्ट पे भी हो सकती है और वही चीज़ मोशन में भी हो सकती है। फाइन, दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। अर्थ के ऊपर कोई भी हाउस है, अब वो हाउस तो क्या है, बिल्कुल स्टैटिक अपनी जगह पर रुका हुआ है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट से अर्थ को देखें, तो अर्थ पे वो जो हाउस है वो प्लैनेट के साथ साथ क्या कर रहा है, मोशन में है। तो सेम हाउस रेस्ट पे भी हो सकता है एंड सेम हाउस मोशन में भी हो सकता है। यही कंसेप्ट हमारा है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन, एक सिचुएशन में रेस्ट पे हो सकती है, बट दूसरी सिचुएशन में सेम थिंग कैन बी ना मोशन। अमेजिंग चीज़ है ना। एग्जाम्पल्स हमने इसके देख ही लिए, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड क्विकली। नेक्स्ट जो हमारा आता है, हमने रेस्ट को समझ लिया, हमने मोशन को समझ लिया, मैकेनिक्स की जो क्लासिफिकेशन है उनको देख लिया। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ना मोशन के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन तीनों चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 इज द रेक्टिलिनियर और द ट्रांसलेटरी मोशन, पहला तो ये हो गया। सेकंड इज सर्कुलेटरी और द रोटेटरी मोशन। अब इनको कैसे याद रखेंगे? रेक्टिलिनियर को तो याद रखिएगा, इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। सर्कुलेटरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी मूविंग इन अ सर्कल, राउंड मूव करेगा। ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेशन। अच्छा, जो पेंडुलम होता है किसी भी क्लॉक का, वो क्या करता है, ऑक्सीलेटरी मोशन में होता है। चलो इनको अलग अलग डिटेल में समझते हैं, ये है क्या। फाइन, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ इट इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी, देखो मैंने इस पॉइंट मास बॉडी को यहाँ पे कर दिया। इस पॉइंट मास बॉडी को हम तीनों को पढ़ने के बाद समझेंगे पॉइंट मास बॉडी है क्या। वैसे नाम से पता लग गया कि हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या कर रहा है, मोशन में। मोशन भी किस में है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट मास एक स्ट्रेट लाइन में से मूव करने लग रहा है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। इसके साथ एक दूसरा और था, दैट वाज ट्रांसलेटरी मोशन। इनको एक साथ पढ़ा था हमने ना। अब इसमें क्या करना है, इस पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को उठा दो, इसकी जगह टेक अप समथिंग बिग। ठीक है, हमने ये बॉक्स ले लिया जो इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ा है ना। अब मान लो ये बॉक्स इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ मूव करने लग रहा है ना। इस पर किसी ने फोर्स अप्लाई करा होगा तभी ये मूव कर रहा है। नाउ दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स ना, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ये पार्टिकल्स को ले लेते हैं। ये पार्टिकल्स ने बॉक्स को बना रखा है। जब हम इस बॉक्स को मूव कर रहे हैं तो ये वाला पार्टिकल भी ऐसे मूव करेगा, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे मूव करेगा, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे मूव करेगा। दिस ऑल पार्टिकल विल बी ट्रेवलिंग इन पैरेलल टू ईच अदर, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर इस पार्टिकल ने फाइनल, ये बॉक्स यहाँ पर रीच हो गया, ठीक है, इस पार्टिकल ने अगर यहाँ तक x डिस्टेंस कवर करा है, अगर इसने x डिस्टेंस कवर करा है, तो लेट मी शिफ्ट दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओवर हियर। ओके, तो अगर इसने यहाँ तक इतना x डिस्टेंस कवर करा है, तो इस वाले पार्टिकल ने भी मूवमेंट के दौरान इतना ही डिस्टेंस जो है वो मूव किया होगा। पॉइंट मास में तो सिंगल एक पॉइंटर वो मूव कर रहा है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी। तो हम पॉइंट मास की तो बात ही नहीं कर रहे थे, फाइन। इज मूविंग इन सच अ वे दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके ये सभी पार्टिकल्स, इमेज को देखते रहो साथ साथ,
ठीक है, मूव साइमल्टेनियसली पैरेलल इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सभी क्या कर रहे हैं, एक साथ ऐसे मूव करने लग रहे हैं, ठीक है, एंड दे कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये सभी सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, सेम टाइम पीरियड, ऐसा नहीं कि उस बॉक्स का ये वाला हिस्सा तो 2 सेकंड में पहुंच गया और ये वाला 2 मिनट में पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर मोशन को, लेकिन है तो ये क्या, देखो पॉइंट मास अगर लेंगे तो रेक्टिलिनियर मोशन है, और अगर ऑब्जेक्ट लेंगे उसके सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हैं तो उसी चीज को हम बोल देंगे ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ इस पे ध्यान देते हैं, इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं। इट सेज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नाउ अब इस यूनिफॉर्म को और नॉन यूनिफॉर्म को अभी थोड़ा सा दिमाग में होल्ड पे रखिएगा, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, और हम चलते हैं सर्कुलेटरी मोशन की ओर। सर्कुलेटरी मोशन एज अ नेम सजेस्ट, सर्कल आ रहा है, लाइक द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो इसमें क्या है, सर्कुलेटरी मोशन है ना, वेरी गुड। नाउ इट इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कोई भी हमारे पास सेंटर में एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इसके क्या कर रहा है, आसपास घूम रहा है, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, ये कैसा पॉइंट है, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दो, जैसे रेक्टिलिनियर की चीज को ट्रांसलेटरी बनाया था, पॉइंट मास को हटा दे, तो इस पॉइंट मास को यहां से रिमूव कर दो, सर्कुलेटरी की जगह क्या आ जाएगा, रोटेटरी मोशन। अब अर्थ का ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, सेम टाइम पीरियड में कवर करेंगे, यस अभी हमने इसको डिस्कस किया था, तो इसी चीज को बोलेंगे रोटेटरी मोशन। एक बार रीड भी कर लेते हैं इसके साथ साथ। इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी, और ये बॉडी जो है वो क्या नहीं है, पॉइंट मास बॉडी नहीं है, इन विच सच दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस बॉडी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ मूव करते हैं साइमल्टेनियसली, अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से एक ऐसे सर्कल आ जाएगा, ठीक है, यहां से एक सर्कल आ जाएगा, हर सर्कल का सेंटर क्या है, सेम है, इन सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस क्या, किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये वाली जो यहाँ से इस पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी उस लाइन को हम क्या बोलने वाले, एक्सिस। जैसे देखो अर्थ के बीच में से ये जो जा रहा है दिस इज नोन एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही। शिफ्ट इक्वल एंगल इन गिवन टाइम, तो यहाँ से कोई भी चीज चली, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ से वो यहाँ पर गई तो उसने एक थीटा एंगल कवर करा, फिर सेम टाइम पीरियड में वो यहाँ से यहाँ आ गई, फिर इसने अगेन थीटा एंगल कवर करा, तो देखा शिफ्ट इक्वल एंगल इन द गिवन टाइम। लास्ट में देखते हैं, सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इससे पहले रेक्टिलिनियर मोशन जो हमने देखा था वो क्या था, 1 डायमेंशन पे मूव कर रहा था। चलो इस 1 डायमेंशन को थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं कि 1 डायमेंशन है क्या और 2 डायमेंशन क्या। यहाँ पर हमने एक एक्सिस ले लिया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब मान लो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है वो ऐसे मूव कर रही है, तो उसका इस लाइन की तरफ भी वो यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से, ये इसका फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक उसने इतना मूव करा, और इस एक्सिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका फाइनल पॉइंट ये यहाँ तक इसने मूव करा, तो इसने 2 डायमेंशन पे मूव करा, तो ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, सेम चीज़ 3 डायमेंशनल में भी हो सकती है, 2 में तो ये हो ही रही है, अगर तीसरी डायमेंशन में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है तो उसमें भी हो सकता है। जैसे मैं अगर इस पेन को ऐसे मूव करता हूँ, स्टाइलस को मूव करता हूँ, तो स्टाइलस को जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ये इस पे भी चेंज होने लग रहा है।
अब मैं स्टाइलस को ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ये इसमें भी और इसमें भी दोनों में चेंज होने लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हाइट में भी ऐसे रेज कर रहा हूँ, हाइट में इसको इस तरफ रेज कर रहा हूँ, तो थर्ड डायमेंशन में भी ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सर्कुलेटरी मोशन और जो रोटेटरी मोशन है दे कैन बी ऑन 2 डायमेंशनल एज वेल एंड द 3 डायमेंशनल एज वेल। थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा है ऑक्सीलेटरी मोशन। नाउ ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में हमने करा था कि वो ऐसे 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 जो है ये क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेशन होने लग रहा है। इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, या फिर बैक एंड फोर्थ वो मूव कर रहा है रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है जहां पर ये है, तो ये एक बार तो ये बॉडी इधर गई, फिर ये बॉडी वापस से इधर गई, फिर ये बॉडी वापस से इधर आई, तो ये पॉइंट क्या है, ये तो फिक्स्ड पोजीशन है और इस फिक्स्ड पोजीशन को हम बोलेंगे मीन पोजीशन इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को हमें डेफिनेट लेना है। मान लो हम 2 सेकंड्स ले लेते हैं, 1 सेकंड में बॉडी आगे गई और पूरे 2 सेकंड में बॉडी आगे गई, पीछे गई और वापस अपनी जो मीन पोजीशन है उस पर वापस आ गई। फाइन। इन सच अ मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड, इट इज कन्फाइंड विद इन द वेल डिफाइंड लिमिट्स। अब ये जो बॉडी है ना, ये ना तो इस लिमिट से इधर जाने वाली है, ना तो ये इधर जाएगी, और ना ही ये बॉडी इस लिमिट से इधर जाएगी। तो ये वेल डिफाइंड लिमिट्स के अंदर हो गया। पेंडुलम को भी देखा होगा आपने, वो ऐसे मूव जब करता है तो वो इससे आगे नहीं जाएगा और इससे इधर से आगे नहीं जाएगा। तो वेल डिफाइंड लिमिट्स होगी, कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजिशंस। लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, दीज आर द एक्सट्रीम पोजिशंस एंड दिस इज द मीन पोजिशन। इट मीन्स अ पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन ऑफ अ बॉडी। पीरियोडिक है क्योंकि एक समय के बाद क्या होने लग रहा है, रिपीट होने लग रहा है। दिस इज अ पीरियोडिक मोशन about a fixed point. It is known as a oscillatory motion. The motion of a pendulum of a wall clock is oscillatory motion. Clear हो गया बिल्कुल आसानी से। चलिए, now oscillatory motion तो हमने पढ़ लिया। अब ये वाइब्रेटरी मोशन में और ऑक्सीलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है? now डिफरेंस बड़ा सा सिंपल सा है। जो यहाँ पर ये आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है, ये जो आपको यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड दे रखा है, अब ये जो बॉडी है ये एक बार तो इधर गई और एक बार ये इधर गई। अगर ये डिस्टेंस x बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए तो मतलब इसको देखो, पेन की निब को देखो, ये बॉडी मीन पोजीशन है, यहाँ पर एक्सट्रीम पे गई, वापस आई, इधर एक्सट्रीम पे गई। अगर मैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को बहुत ही थोड़ा सा कर दूँ तो ये देखो ऐसे 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 मूव करेगी। तो ये जो बिल्कुल हमने इसका जो एम्पलीट्यूड है इसको क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड, मतलब मीन। आपने वेव में भी देखा होगा इस चीज़ को। वेव वाला कैसा था, करके देख लेते हैं एक बार सर। हाँ, करके देख लेते हैं। ये वेव ऐसी थी, हम ऐसे शो करते हैं। इसको क्या है, ये मेन पोजीशन की लाइन है और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। इस लाइन को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? और इस लाइन को बिल्कुल ऐसे एम्पलीट्यूड को कम कर दो, माइक्रोस्कोपिक बना दो बिल्कुल इसको। द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जब हमें ठंड लगती है, हमारा शरीर कांपता है। ठीक है, तो ऑक्सीलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, सोच लो। चलो, तब तक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जिस कंसेप्ट के पीछे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी बन रहा था, ऑक्सीलेटरी वाइब्रेटरी बन रहा था, तो ये सारी चीज़ें, सर्कुलेटरी एक तरफ था, ठीक है, ये सब चेंज होने लग रहे थे। ये किस वजह से चेंज होने लग रहे थे? हम देख रहे थे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को ना। अब ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, ये जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारे बेनिफिट के लिए। सबसे पहली बात तो ये आपको ये याद रखनी है, हमारा बेनिफिट कैसे हुआ इसके अंदर। an object can be considered as a point object if during the motion in a given time it covers distances much greater than its own size. जो ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस कवर करने लग रही है। आप यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर कहीं चले जाते हो, तो आपका जो साइज है और 10,000 किलोमीटर जो है, देख रहे हो कितना डिफरेंस है। तो इसलिए हम आपके साइज को क्या समझ लेंगे, हम आपके साइज को पॉइंट समझ लेंगे। डिस्टेंस जो होगा, जो डिस्टेंस होगा, इट विल बी मच ग्रेटर देन द साइज, अर्थ का साइज। पहले तो इस कार वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। इधर कार का साइज देखो और उसके बाद इस डिस्टेंस का देखो। फॉर एग्जाम्पल, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं दिस इज 10,000 किलोमीटर। नाउ 10,000 किलोमीटर हो गया। कार का ये छोटा सा साइज
क्या ये एक्स डैश मैटर भी करता है? तो ये मैटर नहीं करता। तो हम कार की जगह अपनी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सोल्व करने के लिए हम कार को क्या मान लेंगे? एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान लेंगे जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं। सेम चीज यहां पर दिखा रखी है, आपको अर्थ दिखा रखी है। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो द रेडियस ऑफ द अर्थ? अर्थ का रेडियस कितना है? सोचो सोचो सोचो, अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर, या फिर हम इसको नॉर्मल करने के लिए 6400 किलोमीटर ले लेते हैं। अब अर्थ का डायमीटर देख लो, अर्थ का डायमीटर कितना हो जाएगा? 12800 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। नाउ अब अर्थ क्या करने लग रही है? सन के रिवोल्यूशन, सन के आसपास घूम रही है, रिवोल्व कर रही है। तो ये अर्थ क्या कर रही है? यहाँ पर ऐसे रिवोल्व कर रही है, ठीक है। अब ये जो रिवोल्यूशन जो अर्थ करती है ना, इसमें अर्थ 365 डेज में ऐसा पूरा घूमती है। अर्थ की स्पीड भी ज़्यादा है। डू यू नो द डिस्टेंस ऑफ दिस वन ऑर्बिट? द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ वन ऑर्बिट इज 940 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 940 मिलियन किलोमीटर। अर्थ तो होगी कितनी? 6400 किलोमीटर का एक छोटा सा रेडियस का स्फेयर हो गया, और बात कर रहे हैं हम कंपैरिजन में किसकी? 940। तो इस पूरे डिस्टेंस के मुकाबले ये है कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो हम इस अर्थ को क्या मान लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। तो ये वाला हमने बात कर ली इस चीज़ की। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने है, दैट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी बात करा था, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। ये आपस में क्या थे? रिलेटिव। फाइन, तो इस चीज़ को देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहाँ से देख रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्सेस। ये आपको एक्सेस पता ही है, अब मैथ के भी स्टूडेंट रहे होंगे। ये हमारे क्या हैं? एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये इसको हम जेड एक्सेस ले सकते हैं। अटैच टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक। अब ये जो एक्सेस हमने इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करे हैं, यहाँ पर मान लो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो सारी चीज़ों को देख रहा है। इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो तीनों को मेजर कर रहा है। इसके पास एक छोटी सी क्लॉक भी है जिससे ये टाइम को भी नोट कर सकता है, क्योंकि हमें जो मोशन है वो किसके रिस्पेक्ट में देखना है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है। फाइन, विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब द पोजिशन। ऑब्जर्वर ये बता सकता है ये एक्स एक्सिस पे इतनी दूर और वाई एक्सिस पे इतनी दूर है ये ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन, उसकी क्या स्पीड, क्या उसकी एक्सेलरेशन रही है ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो ये बंदा जो ये कार्ट क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है, ये तो कह रहा है भाई मैं तो बिल्कुल स्टिल खड़ा हूँ, मैं तो हिल ही नहीं रहा, क्योंकि ये अपने पैरों को मूव नहीं कर रहा। लेकिन ये एज अ कार्ट और ये होल सिस्टम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये वाला क्या बोलेगा? दैट यू आर मूविंग। तो रेफरेंस पॉइंट बदल गया। इसके रेफरेंस इट इज एट रेस्ट, इसके रेफरेंस इट इज मूविंग। मान लो एक पर्टिकुलर रोड है, इस रोड पे दो फ्रेंड्स खड़े हैं अपोजिट साइड पे, ठीक है, दो फ्रेंड्स खड़े हैं अपोजिट। अब इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये इसका क्या हो गया? राइट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा, एंड दिस साइड विल बी द राइट साइड। रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है, तो ये होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट। नेक्स्ट आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड वी वांट टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और हमें उसकी पोजीशन बतानी है, देन वी नीड टू यूज अ रेफरेंस पॉइंट। हमें उसका रेफरेंस पॉइंट देखना है, एंड अ सिस्टम हैविंग अ सेट ऑफ एक्सेस। तो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, हमें उसका रेफरेंस पॉइंट से हम उसका जो पोजीशन है वो है सारी पता कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम मान लेंगे O, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन मान लो उसको हमने यहाँ रख दिया, तो एक्स एक्सिस से वो इतनी पर्टिकुलर दूरी पर है, ठीक है, जेड एक्सिस से वो इतनी दूरी पर है। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ से स्क्रीन से ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो इसका वाई एक्सिस भी निकलेगा। जब तक वाई एक्सिस नहीं निकलेगा
जब तक ये ऊपर नहीं उठेगी तो वाई एक्सिस वाई हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, ठीक है, ऑफ द 3 एक्सिस इज नोन एज द ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द ओरिजिन विच सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट और द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर। बिकॉज हम सारी चीज़ों को मेजर किससे कर रहे हैं, इसी पॉइंट से कर रहे हैं। इस तरफ जाएगा तो हम प्लस में लेंगे, अपोजिट तरफ जाएगा तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे, ऊपर जाएगा प्लस में लेंगे, नीचे जाएगा नेगेटिव में लेंगे, इधर जाएगा पॉजिटिव लेंगे, उधर जाएगा नेगेटिव लेंगे। तो ये ऑब्जर्वर का पॉइंट हो गया एंड इसी पॉइंट से हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज मोशन एंड डायमेंशंस। तो अभी तक हमने मोशन के टाइप्स को देख लिया, अलग चीज़ों को देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मोशन और उसके डायमेंशंस को। नाउ डायमेंशन में अभी हमने 3 कोऑर्डिनेटेड एक्सिस की बात की थी, उसमें से हम सिर्फ अगर 1 एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे किसी चीज़ को मूव करते हैं, और अगर आपको टाइप्स ऑफ जो मोशंस अगर वो याद है तो हमने बात की थी रेक्टिलिनियर। किसकी बात की थी, रेक्टिलिनियर, यानी एक लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, राइट। 1 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे, तो 1 डायमेंशनल मोशन लिख दिया हमने। द मोशन और एक बात याद करते चलना है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग वाली बात याद है ना, जो भी इंसान माउंटेन के टॉप पर है वो ऐसे ही नहीं वहाँ पर पहुँचा। तो तैयार हो। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन इफ ओनली 1 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग। तीनों कोऑर्डिनेट मिलके किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। अगर सिर्फ एक ही बता पा रहा है, एक ही एक्स एक्सिस ही उसकी पोजीशन को बता देता है, क्यों, क्योंकि वो ना वाई पे मूव हुआ ना जेड पे मूव हुआ। अगर सिर्फ वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। In this motion, the object moves along a straight line में वो object move करेगी और a well-defined straight path. Therefore, this motion is sometimes known as rectilinear या फिर हम इसको बोल सकते हैं linear motion। एक एक पॉइंट को पकड़ रहे हैं ना बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। ये देखो, ये मस्त सी ट्रेन जो मूव कर रही है, ये सिर्फ यहाँ से ट्रेन ऊपर तो नहीं उठ रही ना ट्रैक के, तो हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ऐसे साइडों में शिफ्ट हो रही है तो हमारा z भी क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ ट्रेन x इस ऑब्जर्वर ओरिजिन से लेके x1 पॉइंट तक पहुंची है, तो ये सिर्फ कहाँ मूव कर रही है, 1 डायमेंशनल में मूव कर रही है। मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक की जब हम बात करेंगे, अगर ट्रैक हो गया ऐसे ऐसे तो z या y में से किसी एक की हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और वो 2 डायमेंशनल मोशन बन जाएगा, ठीक है। और वो हमारे सामने है। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखो, हम इसको 2 एक्सिस मान लेते हैं, हम इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं। अब कोई भी यहाँ से जो बॉल है, अगर वो बॉल यहाँ से हम इसको स्ट्राइक करेंगे, ये इसके जाके टकराएगी। ये बॉल मान लो इधर मूव करती है, ठीक है, और हमने इस बॉल को यहाँ पर शो कर दिया कि ये बॉल यहाँ से चल के यहाँ पर आ गई है। तो इसके कंपैरिजन में देखो, पहले बॉल का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे x1 पे है और y पे y1 पे, राइट। उसके बाद अब इसके नए कोऑर्डिनेट्स देखो, नए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है। अब इसकी x पे तो पोजीशन x2 है और यहाँ इसकी y2 है। दोनों चेंज हुए, y1 से y2 हुआ है और x1 से x2 हुआ है, तो 2 डायमेंशन पे मूव करी। अगर ये बॉल हवा में भी और उछल जाए तो तीसरा डायमेंशन आ जाएगा, दैट विल बी 3D मोशन, ठीक है। अभी तक ये हमारा क्या बन गया, 2 डायमेंशनल मोशन। अब सोचो, एक काइट है, तो काइट को हमने यहाँ से उड़ाना ऐसे शुरू करा, तो काइट नीचे से उड़ के, ठीक है, तो सबसे पहले तो आगे गई, फिर साइड में भी गई और अब ऊपर भी गई। तो तीनों हो गया ना, दूर गई, साइड में गई और ऊपर की तरफ भी गई, और ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, ये काम आप खुद भी कर सकते हो, यू कैन रीड। तो काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे, ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल इधर भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, तो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। सिर्फ 3 ही डायमेंशन होती है या और भी ज़्यादा होती है, 4, 6, 8 या 12,
बी अ लिटिल बिट क्यूरियस एंड ट्राई टू फाइंड आउट। उसके बाद हमारा आता है स्केलर क्वांटिटीज, एंड इसके साथ एक दूसरा टॉपिक आएगा हमारा, दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, a little by little we will move forward and we will be discussing these two things in the next video। ठीक है, तो तब तक just take care and keep learning and be curious। Thank you।